नाउ वी स्टार्ट थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर। सेकेंड पोस्टुलेट हमारा हो गया था एंड इन दिस क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट थर्ड पोस्टुलेट, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in an orbit, the energy of an electron in an orbit does not change with time. 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 This means that energy of an electron this means that energy of an electron in a particular orbit remain constant. 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 It does not lose or gain energy. It does not lose or gain energy. It does not lose or gain energy. This one is postulate number 3 और postulate number 3 में बोर ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हैं तो जिस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है उसका अपना एनर्जी है और ये एनर्जी कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि घूमते 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 ये गिर गया कि एनर्जी उसका कम हो गया। एक कंटिन्यूअस, जैसे अर्थ है और सेंटर में सन है तो सन के चारों तरफ घूम रहा है, तो ऐसा नहीं घूमते 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 इसका एनर्जी खत्म हो गया और फिर अर्थ गिर गया, ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह है। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ इट्स कांस्टेंट एनर्जी। ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होता, अगर खत्म होता तो इलेक्ट्रॉन्स गिर गया होता। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनर्जी कम होते 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 ये गिर गया। ठीक है, तो ये एनर्जी एंड नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। नाउ पोस्टुलेट नंबर 4, राइट डाउन। द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव the electrons will move from a lower stationary state. Electrons will move from a lower stationary state electrons will move from a lower stationary state to higher stationary state
the required amount of energy, the required amount of energy, the required amount of energy is absorbed by electron, is absorbed by electron, is absorbed by electron फुल स्टॉप डाल के लिखना, when the electron jump back to lower energy level, when the electron jump back to lower energy level, when the electron jump back to lower energy level, it emit EMITS, it emits same amount of energy, it emit same amount of energy it emits same amount of energy it emits same amount of energy. तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट क्या है, तो हम आगे इस चीज को पढ़ेंगे। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नंबर 1 है, इसको हम सर्कुलर नहीं लाइन बार से रिप्रेजेंट किए। ये मान लो ऑर्बिट नंबर 1 है, ये ऑर्बिट नंबर 2 है, ये ऑर्बिट नंबर 3 है, ये ऑर्बिट नंबर 4 है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दो कि अगर ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, यानी ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा, तो इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होता है, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होता है, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा, इस ऑर्बिट का अपना एनर्जी होगा। तो मुझे ये बताओ, जब ऑर्बिट का नंबर बढ़ता जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, तो हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट आप मुझे ये आंसर बताओ कि व्हेन नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज, मान लो ये ऑर्बिट है और ये ऑर्बिट बढ़ता चला जा रहा है, तो आप मेरे को ये बताओ कि व्हेन नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज देन इट्स एनर्जी विल बी, एनर्जी क्या होगा। दो का आंसर आया, दोनों करेक्ट है, राजवी शाह और ये मिहिर और साहिल, रिधिराज, 3 का आंसर सही है, रिधिराज का गलत हो गया है। अदिति करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, इस चीज को हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, बोर में ही करेंगे, ध्यान से सुनना। अच्छा मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास रहना चाहते हैं या न्यूक्लियस से दूर रहना चाहते हैं। 2-3 कॉमन चीजें बताओ मेरे को। पहले अभी जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, पहले 2-3 कॉमन चीजें बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है या न्यूक्लियस से दूर रहना चाहता है। मतलब लोअर ऑर्बिट में रहना चाहते हैं या हायर ऑर्बिट में रहना चाहते हैं। न्यूक्लियस के पास रहना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें और सारे चीजें एक दूसरे से लिंक करना है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है पास? क्यों पास में रहना चाहता है? क्योंकि एनर्जी लोअर है।
तो एनर्जी लोअर होने से पास पास में क्या मतलब, एनर्जी लोअर है, पास में रहना चाहता है, दोनों से क्या मतलब, लिंक क्या है, रिलेशन क्या है? स्टेबल है। ओके, बिल्कुल, सब बोलो, बिल्कुल करेक्ट है। तो ध्यान से सुनो, एक दो का आंसर आया भी, तो राजवीर शाह ने सही बताया कि पहला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास रहना चाहते हैं। पास इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन में और इस न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो जितना पास रहेगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट रहेगा ना, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा उतना ही इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा। और जो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसमें एनर्जी कम होता है। नहीं तो अगर एनर्जी ज्यादा रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से एनर्जी गेन करके जंप मार के इधर चला जाएगा। तो केमिस्ट्री में ये बोला जाता है कि लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी। जितना इलेक्ट्रॉन्स के पास लोअर एनर्जी होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, याद रखना। लोअर एनर्जी किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। हायर स्टेबिलिटी, क्यों लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी होगा? क्योंकि अगर मेरे पास ज्यादा एनर्जी आ गया तो मैं खुद इधर उधर उछल कूद मचाने लगूंगा, जंपिंग करने लगूंगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा? अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। अगर इसके पास जितना कम एनर्जी होगा उतना ही वो इधर से उधर जंपिंग कम होगा। जंपिंग जब नहीं होगा तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो लोअर एनर्जी हायर स्टेबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वांट टू live in lower energy level। इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहते हैं? लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोअर एनर्जी से उसको स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वांट टू लिव नियर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पास भी रहना चाहते हैं और उसका एनर्जी लोअर भी होना चाहिए। ये दोनों बॉक्स को मिला दो, तो मिलाओगे तो क्या होगा? यानी लोअर ऑर्बिट हैज लोअर एनर्जी। ये दोनों बॉक्स को मिलाओगे तो यही कंक्लूजन मिलेगा कि यहां इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं, इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि यहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दो तरीके से हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एक तो प्लस और माइनस में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा लोअर एनर्जी होगा उतना ही उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो दोनों पॉइंट्स हम बता सकते हैं कि लोअर एनर्जी है हायर स्टेबिलिटी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट में रहना चाहते हैं, और लोअर ऑर्बिट का एनर्जी कम होता है। इसलिए जैसे जैसे हम ऑर्बिट बढ़ता जाता है इसका एनर्जी भी बढ़ता जाता है। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे एनर्जी लास्ट में जीरो हो जाता है, मतलब निगेटिव, इधर निगेटिव होता है। हम एनर्जी के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक चीज याद रख लेना कि इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट विल बी इंक्रीज देन इट्स एनर्जी विल बी इंक्रीज। पहले 4 लिखो,
4 लिखने के बाद 5वां पॉइंट आप ये लिखोगे, हाँ सर, और अभी लेक्चर में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो यहां पर हम 5th पॉइंट ये लिखेंगे कि 5th पॉइंट ये लिखेंगे कि when orbit will be increased then energy will also increase. When orbit will increase then energy will also increase. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एनर्जी कम होता है। एनर्जी कम होने से क्या होगा? तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा, मोर स्टेबल होगा। तो याद रखना इस चीज को, when orbit will be increased then energy will also increase. जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है एनर्जी भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम अपने पॉइंट पे आते हैं। ये लिख लिए सबने? ओके, तो अपना पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट। लोअर स्टेशनरी स्टेट का मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ? ये ऑर्बिट जो है, इसका ऑर्बिट का एनर्जी क्या है? फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। उस एटम के लिए ऑर्बिट नंबर 1 के लिए एनर्जी फिक्स है कि हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, आगे हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट नंबर 1 का इतना एनर्जी होता है, सेकेंड ऑर्बिट का इतना एनर्जी होता है, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया है। क्योंकि ईच एंड एवरी ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी। हम आगे चल के एनर्जी कैलकुलेट भी करने वाले हैं, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला गया है। तो पॉइंट क्या बोला है? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है और दिस वन इज लोअर। लोअर मतलब इसका एनर्जी क्या है? कम है। और स्टेशनरी क्यों बोला गया है? क्योंकि इसका एनर्जी फिक्स है। लोअर एनर्जी स्टेट टू दिस वन इज हायर। मान लो यहां है, ये भी हायर है, हमने मान लिया यहां है। When electron jump from lower stationary state to higher stationary state, मान लो ऐसे कि हम टेरिस पे खड़े हैं या हम नीचे खड़े हैं, तो टेरिस से नीचे कूदना और नीचे से ऊपर कूदना। तो when electron jump from lower stationary state to higher stationary state then energy will be absorbed. एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और जब इसको बोलते एक्साइटेशन, ये एक्साइटेड हो गया है। और जब ये डी एक्साइटेड होगा यानी फिर से अपने पोजीशन में आएगा, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड यानी व्हेन इट एक्साइटेड देन एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। और व्हेन इट डी एक्साइटेड यानी फिर से वापस वहीं आएगा, देन एनर्जी विल बी रिलीज। तो याद रखना, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल देन एनर्जी विल एब्जॉर्ब, और व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर टू लोअर देन एनर्जी विल रिलीज। देन एनर्जी विल रिलीज, देन एनर्जी विल रिलीज। ओके ना? Have any doubt? No. Next point. When electron jump from lower energy to higher energy state, then मान लेते हैं कि
it absorb plus 10 kilojoule. It absorb plus 10 kilojoule. When it excited from this state to this state, this lower state to this higher energy state, then it absorb plus 10 kilojoule. हमने मान लिया. When it de-excited from higher state to lower state, then it release same amount of energy, same amount of release, sorry, same amount of energy रिलीज है, इसलिए निगेटिव से दिखाया है, यानी एक्सो है ये. दिस वन इज एक्सो और दिस वन इज एंडो. बट मैग्नीट्यूड वाइज जो वैल्यू होगा वो सेम होगा. द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड इज विल बी सेम. यानी जितना इधर जंप करने में 10 किलो जूल एब्जॉर्ब हुआ है, तो वापिस आने में, डी एक्साइटेड होने में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, बस साइन अलग होगा. यहाँ साइन प्लस होगा, यहाँ साइन माइनस होगा, बस डिफरेंस साइन में होगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं होगा. तो ये पोस्टुलेट नंबर 4 सबको समझ में आया? ओके. हैव यू एनी डाउट, एनी स्टूडेंट? एवरी सर एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट डिफरेंट विद डिफरेंट एटम. हाँ, वो हम पढ़ेंगे आगे. हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट नंबर 1 का एनर्जी अलग होता है, ऑर्बिट नंबर 2 का एनर्जी अलग होगा हाइड्रोजन के लिए. वही ऑर्बिट नंबर 1 के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही इसका हो जाएगा -54.6 होता है. तो ऑर्बिट नंबर 1 का हाइड्रोजन के लिए एनर्जी इतना है, वो फिक्स है. ये ऑर्बिट अलग होगा, ये ऑर्बिट अलग होगा. ऐसा इसलिए कि एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो अभी हमने तो बोर के द्वारा दिया गया एनर्जी का कैलकुलेशन तो हमारे पास है नहीं. तो जब हम एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बताएंगे, अभी तो हम पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं. आफ्टर पोस्टुलेट हम आपको ये बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्बिट एंड हाउ टू कैलकुलेट रेडियस. तो वहां पे हम समझाएंगे कि ये ऑर्बिट सबका अलग अलग क्यों आता है. ठीक है, तो वहां पर हम आपको डेरिवेशन करके बताएंगे. समझ में आएगा? तो वो थोड़ा देर वेट करो, तब समझ में आएगा कि एनर्जी अलग अलग क्यों आता है. तो थोड़ा देर वेट, मतलब जब हम ये, हाँ, बोर ने ही सब फॉर्मूला दिया था, बोर का ही फॉर्मूला हम पढ़ेंगे. हाउ टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ ऑर्बिट, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ ऑर्बिट. ठीक है, तो हम बोर का भी एनर्जी और ये पोस्टुलेट पढ़ने के बाद वो सब डेरिवेशन हम करेंगे. नेक्स्ट, पोस्टुलेट नंबर 5, राइट डाउन फॉर पोस्टुलेट नंबर 5. फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, frequency of radiation absorb, frequency of radiation absorb, frequency of radiation absorb, frequency of radiation absorbed or emitted frequency of radiation absorbed or emitted when transition occur between two stationary state
that different in energy, that different in energy, that different in energy given by delta E equal to h nu, डेल्टा E इक्वल टू SC अपॉन लेमडा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जंप किया, ऑर्बिट नंबर 1 से लेके ऑर्बिट नंबर 4 में जंप किया, तो यहां का एनर्जी अपना होगा, यहां का एनर्जी अपना होगा। तो सबसे पहले हम सबका मीनिंग बता रहा हूं, रुक जाओ, वेट करो, ये डेल्टा क्या है, सब क्या है, 1 बाय 1 सब मीनिंग बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड होके यहां गया, तो तुम लोग को याद होगा मैं बताया था कहां, इमिशन में, लाइन स्पेक्ट्रम में, एक्साइटेड होते समय और डी एक्साइटेड होते समय। जब ये यहां से यहां जाएगा तो लाइट इमिट करेगा, जब ये यहां से यहां आएगा तो भी लाइट इमिट करेगा। और दोनों तरह का हमने स्पेक्ट्रम में देखा था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम, याद है ना, भूल गए? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहां से यहां जब हम गए थे तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ था, तो यहां का एनर्जी का चेंजेज, यहां पर कितना एनर्जी है, मान लेते हैं एनर्जी E1, अभी तो हमने कैलकुलेट किया नहीं है, और यहां पर एनर्जी मान लेते हैं E4 है। तो यहां से यहां का जो एनर्जी का चेंजेज आएगा दैट इज नोन एज डेल्टा E। डेल्टा मतलब चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। कहां कहां के एनर्जी, जहां से वो जंप किया है और जहां तक गया है। तो चेंज इन एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा E। तो वो हम चेंज इन एनर्जी कितना होगा आगे हम कैलकुलेट करने वाले हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम बनाएंगे। तो अभी तो ये पोस्टुलेट हम समझ रहे हैं, आफ्टर दैट जब हम एनर्जी कैलकुलेट करवा देंगे, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम पढ़ने लगेंगे और उसमें एनर्जी वगैरह कैलकुलेट करवा देंगे, तो वहां पर हम चेंज इन एनर्जी निकालेंगे। तो जितना चेंज इन एनर्जी होता है, तो उस लाइट जब इमिट होता है, लाइट जब रेडिएशन निकलता है, तो उसका लेमडा निकाला जाता है या फ्रीक्वेंसी निकाला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का जो वैल्यू होता है वो, या लेमडा निकालने का जो वैल्यू होगा, तो वो जो वैल्यू आता है एच न्यू के बराबर आता है। व्हाट इज एच? एच इज प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी, और डेल्टा ई, डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी, कहां से कहां तक जंप किया है। और एच सी, एच बोले तो प्लैंक कांस्टेंट, और सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा बोले तो वेवलेंथ। ओके, तो फर्स्ट वी राइट डाउन चेंज इन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। यानी बोर का पोस्टुलेट नंबर 5 इस चीज को बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जंप होंगे, एक्साइटेड होंगे, तो उनमें कितना एनर्जी का चेंज आएगा। चेंज इन एनर्जी के वजह से उसमें जो लाइट इमिट होगा, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी या लेमडा निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। राइट डाउन इट। हैव यू एनी डाउट? ओके,
राइट डाउन हो गया। ओके, तो हम एनर्जी का वैल्यू निकाल देंगे ना। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट, नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखने के पहले चल लिखो पोस्टुलेट नंबर 6। According to Bohr theory of hydrogen atom, according to Bohr theory for hydrogen atom, according to Bohr theory of hydrogen atom, according to Bohr theory of hydrogen atom, the stationary state for electron, the stationary state for electron, the stationary state for electron are numbered n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, n equal to 6। यानी इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट में जंप कर रहे हैं, इस चीज को जानने के लिए बोर ने उसको नंबर से रिप्रेजेंट किया। इसे ऑर्बिट नंबर 1 से 4 में जंप किया था। के एल एम एन तो अलग नाम देते हैं, लेकिन जंपिंग के टाइम में हम उसको n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड n इक्वल टू 1, 2, 3, 4। देख लिए, हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ओके, आगे लिखना इसमें इंटीग्रल नंबर आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इंटीग्रल number is also known as integral principal quantum is also known as integral principal quantum number is also known as integral number is also known as principal quantum number। Integral number is also known as principal quantum number। Integral number is also known as principal quantum number। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट लिखना the value of wavelength
the value of wavelength can also be calculated. The value of wavelength can also be calculated. The value of wavelength can also be calculated by 1 upon lambda equal to r z square 1 upon n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर, जिसको हम आर बोलते हैं। आर इज रिजबर्ट कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। और जिसका वैल्यू होता है 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल होता है। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, मान लेते हैं ऑर्बिट नंबर 1 है, ऑर्बिट नंबर 2 है, ऑर्बिट नंबर 3 है, ऑर्बिट नंबर 4 है। यहां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑर्बिट नंबर 4 में चला गया, तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम, कहां से कहां जंप हो गया, n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 4। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया। तो हमारे को लेमडा निकालने के दो तरीके हैं। क्या तरीका है कि यहां का एनर्जी डिफरेंस अगर हमें मालूम है तो डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, Hc अपॉन लेमडा। लेकिन मान लो एनर्जी नहीं मालूम है और हमें लेमडा निकालना है, तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां तक जंप किया है, तो n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 4 जंप किया है, यानी ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। दिस वन इज n1 और दिस वन इज n2। तो अगर हमें लेमडा निकालना होगा तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर का हम वैल्यू नहीं रखेंगे, आर के टर्म में ही रखेंगे, तो आर है। अब मान लेते हैं ये हाइड्रोजन के लिए बोला गया है, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला गया है। तो हाइड्रोजन एटम जेड फॉर आर तो रिजबर्ट कांस्टेंट है, जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर। अब हमें अब n1 और n2 का वैल्यू पुट करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से जंप किया है, ऑर्बिट नंबर 1 से जंप किया है, तो ऑर्बिट नंबर 1 का हम वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस कहां तक गया इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट नंबर 4 तक गया है, यानी यहां हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर। हम यहां r का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना होगा हमें, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा डाउट आता है, सर n का वैल्यू क्या पुट करें, कुछ भी पुट करो, वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, बस ध्यान रखना इस चीज का। कुछ भी पुट करो, वैल्यू निगेटिव नहीं आना चाहिए, वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब यहां पर हम r का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं क्योंकि r का वैल्यू कैलकुलेशन को बढ़ाएगा, तो हम लिखेंगे 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू r है। अच्छा, इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख दूं, ये आ जाएगा 15 अपॉन 16। तो हमारे लिए लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं, लेमडा इक्वल टू 16 अपॉन 15 आर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया, नहीं आएगा कैलकुलेशन तो बोलना। मैं ये वाला डायरेक्ट लिखा हूं और ये वाला, ये लेमडा को ऊपर लेके गया, इसको नीचे लेके आया। कहीं डाउट हो तो बोलना, फिर से मैं बता दे रहा हूं, 1 अपॉन लेमडा आर, आर फॉर रिजबर्ट कांस्टेंट, जेड फॉर एटॉमिक नंबर,
1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना सर क्या पुट करें, कुछ भी पुट करो, वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। समझ में आया क्या? तो आप मतलब यहाँ पर कम वाला वैल्यू पुट करो, यहाँ ज्यादा वाला वैल्यू पुट करो, तो ये कम वाला पुट करो तो ज्यादा वैल्यू आएगा, कम ज्यादा वाला करोगे तो कम आएगा। कुल मिला के वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये हमारा आर रिजबर्ड कांस्टेंट है। एक हमने न्यूमेरिकल्स लिया। न्यूमेरिकल्स कैसा है, एक हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 4 में जंप किया है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप किया है, ऑर्बिट नंबर 1 से लेके 4 में। तो n1 का वैल्यू क्या हो गया, n1 इज 1 और n2 इज 4। तो हमारे को फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम था, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। 1 अपॉन n1, n1 का वैल्यू हमने 1 लिया है और n2 का वैल्यू हमने 4 लिया है। अगर यहाँ 4 लेते और यहाँ 1 लेते तो वैल्यू निगेटिव में आ जाता, इसलिए हम यहाँ 1 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे। इसको कैलकुलेशन किया हमने, एलसीएम निकाल के डायरेक्ट हमने लिख दिया 15/16। किसी को डाउट नहीं है ना ये एलसीएम निकालने में, एलसीएम निकाल के डायरेक्ट मैं लिखा हूं, तो ये आ गया 15/16। ये लेमडा को मैं ऊपर लेके गया और ये वैल्यू ऊपर वाला नीचे चला आया, यानी इनवर्स कर दिया, ऊपर वाला वैल्यू नीचे और नीचे वाला ऊपर। किसी को डाउट कैलकुलेशन में, हैव यू एनी डाउट इन कैलकुलेशन? n1 is lower and higher energy level, no need to simplify, so no need to simplify r with r. हेलो हाँ हाँ बोलो, क्लास में है। बोलो, हैव यू एनी डाउट? फॉर ए हाइड्रोजन एटम, फॉर ए हाइड्रोजन एटम for a hydrogen atom when a electron jump from when a electron jump from for a hydrogen atom when a electron jump from when a electron jump from n equal to 5 रिजबर्ड कांस्टेंट इज डिस्टेंस। ये आर डिस्टेंस नहीं है, रिजबर्ड कांस्टेंट आर का वैल्यू ये मत सोचना कि आर डिस्टेंस है, ये आर फॉर रेडियस नहीं है, ये आर रिजबर्ड कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जूल में लिया जाता है। ये वैल्यू कैसे आता है वो बताएंगे अभी, जब एनर्जी हम पढ़ लेंगे तब, ठीक है। वो यूनिट कैसे वगैरह आया वो आगे बताते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। अभी वेट कर लो, ये फार्मूला कैसे ड्राइव होकर आ जाता है वो भी बता देंगे। ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है ये भी ड्राइव हो जाएगा।
ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा वो भी बता देंगे। आगे लिखो, क्या लिखे थे, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फॉर हाइड्रोजन एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 2, और r के टर्म में बताना है। r का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है, यानी रिजबर्ट कांस्टेंट का वैल्यू आपको पुट नहीं करना है। r के टर्म में बताना है कितना आएगा। if the highest wave number that will be photon can emitted, वो सब आगे हम बात करेंगे, वो सब बात करेंगे जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तब लाइमन बामर पहचान जब पढ़ने लगेंगे तब हम बात करेंगे। ये चीजें अभी हम न्यूमेरिकल्स वाइज सोल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू कितना आया, एक आंसर आया राजीव शाह का, बाकी आंसर जब इलेक्ट्रॉन्स n इक्वल टू 5 से लेके n इक्वल टू 2 में जंप करेगा, n इक्वल टू 5 से लेके n इक्वल टू 2 में जंप करेगा, तो n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2, 2 का आंसर आया। चलो देखते हैं, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर, जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर, ये हो गया आपका 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25, ठीक है। तो हम एलसीएम निकाल देंगे, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25, एलसीएम क्या होगा 100, 25 माइनस 4 21/100, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या हो गया 21 आर अपॉन 100, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू 100 अपॉन 21 आर। मिहिर करेक्ट है ना, ओके, हैव एनी डाउट? नाउ अब हम लेमडा वगैरह कैलकुलेट करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा तो हमने लेमडा कैलकुलेट किया, ठीक है। तो हमने 6 पोस्टुलेट पढ़ा। अब हम बोर के द्वारा, बोर ने रेडियस कैलकुलेट करके बताया था, ठीक है। तो रेडियस का डेरिवेशन तो बाद में कराएंगे, पहले हम बोर ने जो रेडियस का ऑर्बिट का रेडियस निकाला था, तो उस रेडियस का हम डायरेक्ट पहले वैल्यू लिखेंगे। तो राइट डाउन रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ जो ऑर्बिट होता है वो हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर इक्वल टू
इसमें जो वैल्यू होता है 0.529 n स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, और ये जो वैल्यू आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है, वेयर n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट और जेड इज एटॉमिक नंबर। ये हम इसको डेराइव भी करते हैं, लेकिन मैं अभी पहले आप लोग को डायरेक्ट बता रहा हूं कि यहां पर रेडियस का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अभी लर्न कर लेना है, डेरिवेशन करवा देंगे इसका, बट पहले हम फॉर्मूला जानेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे, आफ्टर दैट लास्ट में हम डेरिवेशन देख लेंगे, क्योंकि हमारे 10th लेवल तक अभी डेरिवेशन का कोई ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। अदरवाइज 11th में हम डेरिवेशन वगैरह अच्छे से देखेंगे, बट यहाँ पर हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने देखा 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। नेक्स्ट पॉइंट, हम लिखेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, ऑर्बिट नंबर 1 का एनर्जी, ऑर्बिट नंबर 2 का एनर्जी, 3 का एनर्जी, ये होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जेड क्या है? जेड वही एटॉमिक नंबर है, और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो हम ये किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। रेडियस, ऑर्बिट नंबर 1 का रेडियस निकालना है तो निकाल देंगे, 2 का निकालना है तो निकाल देंगे। थर्ड वन, वेलोसिटी, velocity of an electron, velocity of an electron in nth ऑर्बिट, और वो होता है Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, जेड बाई एन है। तो जेड और एन क्या है? तो वही एटॉमिक नंबर और एन नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो बोर ने 3 चीजें डेराइव करके दिया था।
रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो ये मैंने सिंपली आपको फॉर्मूला लिखवा दिया हूं, इसको आप याद रखना। पहले हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, पहले टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन वाले उतना अभी ज़्यादा जरूरी नहीं है। न्यूमेरिकल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स करते हैं कि किस किस टाइप के ऊपर, रेडियस में किस किस टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम न्यूमेरिकल से आपको स्टार्ट करते हैं। क्या आपने लिख लिया? लिखा गया? हम आगे अभी देखेंगे कि टाइम पीरियड कितना होता है, अभी और आगे पढ़ाएंगे, बट अभी हम न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, राइट डाउन करो आप। कैलकुलेट दी बोर रेडियस, राइट डाउन। कैलकुलेट दी बोर रेडियस, कैलकुलेट दी बोर रेडियस, कैलकुलेट दी बोर रेडियस of third orbit of third orbit of lithium +2 ions। ये हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए पढ़ेंगे, तो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। आप लिथियम +2 के बारे में, लिथियम +2 के थर्ड ऑर्बिट यानी n=3 का वैल्यू क्या होगा, आप इसको निकालो। आप z क्या लोगे इसमें? z आप लोगे 3 और n क्या लोगे 3, क्योंकि एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है। ठीक है, और ऑर्बिट नंबर 3 का आपको रेडियस निकालना है, थर्ड बोर ऑर्बिट निकालना है। एक आंसर आ भी गया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है राजवी साहब। तो लिथियम +2 के थर्ड ऑर्बिट के रेडियस बताना, बोर रेडियस। सबका आ गया होगा? तो रेडियस थर्ड ऑर्बिट का निकालना है 0.529 इंटू n। n क्या है? ऑर्बिट नंबर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई z बोले तो 3। तो एक 3 से एक 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया? 0.529 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा? 1.587, सॉरी 3 पॉइंट, सही है, एंगस्ट्रॉम। लिथियम +2 का हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, लिथियम का क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि हम डेरिवेशन पढ़ेंगे तो ये सब जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बोला गया है। अब उसके लिए हम कल बात करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जब डेरिवेशन करेंगे ना, यानी हम उस एटम के लिए पढ़ा करेंगे जिस एटम के पास केवल और एक ही इलेक्ट्रॉन है, केवल हम एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक से ज्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होल्ड किया हुआ है उसको हम आयनाइज करके पढ़ेंगे, तो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा इसके ऊपर। ओके, और अभी बहुत सारी चीजें बात करना बाकी है कि हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए क्यों पढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन क्या है, तो हम धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। ठीक है,
तो समय के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी हमने ये बताया, कल इसके ऊपर अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। आफ्टर न्यूमेरिकल थोड़ा डेरिवेशन करवाऊंगा। डेरिवेशन कराने के साथ साथ ये सब बता दूंगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या होता है। मतलब उस एटम के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होल्ड किया हुआ है। आफ्टर लूजिंग लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? केवल एक इलेक्ट्रॉन बच गया, क्योंकि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लूज कर दिया तो कितना बच गया? एक इलेक्ट्रॉन बच गया। और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है? हाइड्रोजन के पास होता है। उसके जैसा बन गया है वो। ठीक है, तो हम कल आगे बात करेंगे। अभी ये सब चीजें पढ़ाने के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। यहाँ पर इस टॉपिक में यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करना पड़ता है, और इतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स करोगे उतना ही ज्यादा इस पे कमांड होगा। ये थ्योरेटिकल पढ़ने से नहीं होगा, तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।